नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के 8 वर्ष पूरे हुए। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में आत्महत्या से सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन महासचिव ने कहा, आर्कटिक में रूस चीन सहयोग चिंता का विषय है और रूस ने परमाणु संधि सम्मेलन में अंतिम समझौते को अवरुद्ध किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस योजना को वित्त मंत्रालय के तहत वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ऐसे लोगों को एक मूल बैंक बचत खाता खोलने की सुविधा दी गई है जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। ये खाता किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट में खोला जा सकता है। इस योजना के तहत जो बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उनमें शामिल है बैंकिंग या बचत और जमा खाता, विप्रेषण यानी रेमिटेंस और किफायती ऋण, बीमा और पेंशन आदि। इस योजना की उपलब्धियां ये हैं कि ये वित्तीय समावेशन का कार्य करती है। योजना की शुरुआत के बाद से 46.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 67% जनधन खाते खोले गए हैं। इस योजना ने महिला सशक्तिकरण को भी काफी बढ़ावा दिया है। आपको बता दें कि 56% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की बात करें तो लगभग 5.4 करोड़ जनधन खाता धारकों ने जून 2022 में अलग अलग योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्राप्त किया है। जनधन योजना में वर्ष 2018 से कुछ प्रमुख बदलाव किए गए, जैसे कि योजना का ध्यान प्रत्येक परिवार की जगह बैंक रहित प्रत्येक वयस्क पर केंद्रित किया गया है। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते के लिए रुपे कार्डों पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के कवरेज को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 स्तंभ हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाता, सूक्ष्म वित्त, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी फंड का सृजन और बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 780 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यानी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट PIL को मंजूरी प्रदान की है। फिलहाल इन्हें विदेशों से आयात किया जाता है, इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने ये कदम रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। आयात पर प्रतिबंध लगने के बाद इन सामग्रियों को घरेलू उद्योग से खरीदा जाएगा। आयात पर प्रतिबंध दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 के बीच अलग अलग चरणों में लगाया जाएगा। इन सामग्रियों का स्वदेशीकरण खरीद प्रक्रिया की निर्माण श्रेणी के तहत किया जाएगा। इस श्रेणी का उद्देश्य है भारतीय उद्योगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत रक्षा खरीद को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। इन श्रेणियों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इस स्वदेशीकरण सूची का काफी महत्व है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और DPSUs की आयात निर्भरता को कम करेगी। साथ ही घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का उपयोग करेगी। इससे इन प्रौद्योगिकियों के डिजाइन के मामले में भारत विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल है बौद्धिक संपदा संस्कृति को बढ़ावा देने और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में IP निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति शुरू किया गया है। इसके अलावा कई रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की जा रही है। आयात के विकल्प के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों या स्टार्टअप्स को विकास सहायता प्रदान करने के लिए सृजन पोर्टल शुरू किया गया है और रक्षा क्षेत्र में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी IDEX पहल शुरू की गई है।
स्वदेशीकरण की जो प्राथमिकता वाली श्रेणी है उसमें खरीद के तहत इंडियन IDDM यानी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित, इसमें स्वदेशी डिजाइन और न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। खरीद की भारतीय श्रेणी के तहत 50% स्वदेशी डिजाइन के मामले में और अन्य के मामले में 60%। खरीद और निर्माण की भारतीय श्रेणी के तहत 50% निर्माण खंड के तहत और निर्धारित सीमा, गहनता और विस्तार के मुताबिक विदेशी विक्रेताओं से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया जाएगा। खरीद वैश्विक भारत में निर्माण के तहत न्यूनतम 50% और खरीद वैश्विक श्रेणी के तहत विदेशी विक्रेताओं से 0 यानी कि बिल्कुल भी नहीं और भारतीय विक्रेताओं से न्यूनतम 30% स्वदेशी सामग्री ली जाएगी। अगली खबर बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो महासचिव ने कहा है कि आर्कटिक में रूस चीन सहयोग चिंता का विषय है। अल्बर्टा के कोल्ड लेक सैन्य अड्डे के दौरे पर गए हुए नाटो महासचिव ने आर्कटिक में रूस और चीन के सहयोग पर चिंता प्रकट की है। वर्ष 2014 में रूस ने एक नई आर्कटिक कमान गठित की थी। इसने सैकड़ों नए और पूर्व सोवियत युग के आर्कटिक सैन्य अड्डे दोबारा खोल दिए हैं। इनमें कुछ हवाई क्षेत्र और गहरे जल वाले पत्तन शामिल हैं। ये कहानी शुरू होती है तब जब वर्ष 2018 में चीन ने स्वयं को निकट आर्कटिक देश घोषित किया था। चीन की इस घोषणा का उद्देश्य आर्कटिक के तेल, गैस, खनिज आदि का दोहन करना है। इसके लिए उसने इस क्षेत्र में शिपिंग, अनुसंधान और अन्वेषण परियोजनाओं में रुचि दिखाना शुरू कर दिया और चीन ने ध्रुवीय सिल्क रोड बनाने में भी रुचि दिखाई। ये वास्तव में आर्कटिक वृत्त से होकर उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप को जोड़ने वाला आर्कटिक नौवहन मार्ग है। आपको बता दें कि आर्कटिक पृथ्वी का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। इसमें आर्कटिक वृत्त के भीतर के क्षेत्र शामिल हैं। आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर में अक्षांश की एक रेखा है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के राज्य क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी देश आर्कटिक परिषद में शामिल हैं। आर्कटिक परिषद की स्थापना वर्ष 1996 में उपयुक्त 8 आर्कटिक देशों ने ओटावा घोषणा पत्र के माध्यम से की थी। भारत आर्कटिक परिषद में एक गैर आर्कटिक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल है। रूस ने परमाणु संधि सम्मेलन के अंतिम समझौते को अवरुद्ध किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपना 10वां परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में समझौते के अंतिम दस्तावेज को NPT के पक्षकार सभी देशों के अनुमोदन की जरूरत थी। हालांकि रूस ने संकेत दिया कि इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। NPT समीक्षा सम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होना निर्धारित है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसके आयोजन में देरी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले का वर्ष 2015 का समीक्षा सम्मेलन बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया था। सम्मेलन में सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थापना पर गंभीर मतभेद की वजह से समझौता नहीं हो पाया था। परमाणु अप्रसार संधि की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य का प्रसार करना है। इसे वर्ष 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और वर्ष 1970 में ये संधि लागू हुई। वर्ष 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। भारत इस संधि का पक्षकार नहीं है। भारत NPT को भेदभावपूर्ण मानता है। ये संधि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत एक सुरक्षा उपाय प्रणाली स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी इस संधि के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्रों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। आपको बता दें कि इस बार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक वर्ष 2021 में आत्महत्या से सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं। NCRB ने भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 120 लोगों द्वारा आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इस रिपोर्ट में भारतीयों के भावनात्मक स्वास्थ्य पर महामारी के प्रभाव को भी रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट में किसानों द्वारा आत्महत्या सहित आत्महत्या के अन्य मामले, आकस्मिक मौतों, यातायात दुर्घटनाओं आदि का आयु समूह वार और लिंग वार विवरण दिया गया है। किसानों द्वारा आत्महत्या भारत में एक गंभीर चिंता और विमर्श का मुद्दा है। NCRB 2 अन्य वार्षिक रिपोर्टें भी प्रकाशित करता है, जैसे कि भारत में अपराध। ये रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज किए गए संज्ञेय अपराधों,
हताहत हुए पुलिसकर्मियों, पुलिस फायरिंग और पुलिस तथा नागरिकों के हताहतों की सूचना देती है। दूसरी रिपोर्ट है कारागार सांख्यिकी की। इसमें अलग अलग तरह की जेलों की संख्या और उनकी मौजूदा क्षमता, जेल अधिकारियों की संख्या और प्रशिक्षण तथा जेल बजट और व्यय जैसे आंकड़े दिए जाते हैं। यह रिपोर्ट इस सिद्धांत पर आधारित है कि कैदियों के सफल सुधार के लिए जेलों का बुनियादी ढांचा कितना पर्याप्त होना चाहिए। और आइए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में भी दे दिया जाए। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 और गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स जो कि 1985 में गठित की गई थी, इसकी सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया है। एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनसीआरबी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स यानी सीसीटीएनएस और सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो आदि के कार्यों को भी देखता है। इस रिपोर्ट में 2 चार्ट दिए गए हैं। इस चार्ट में दर्शाया गया है कि आत्महत्या में वृद्धि पेशे के मुताबिक देखें तो दिहाड़ी मजदूर, छात्र, स्वनियोजित व्यक्ति, पेशेवर या वेतनभोगी, सेवानिवृत्त अन्य व्यक्ति, गृहिणी और कृषि में संलग्न व्यक्ति तथा बेरोजगार व्यक्तियों ने सबसे ज्यादा किए हैं। चार्ट 2 में हम देखेंगे वर्ष 2021 में बड़े अपराधों में जो वृद्धि प्रतिशत है उनके बारे में। इसमें दस्तावेज, संपदा आदि से जुड़े अपराधों, संपत्ति के खिलाफ अपराधों, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों, आईपीसी से जुड़े कुल संज्ञेय अपराध, आईपीसी से जुड़े विविध अपराध और अन्य आईपीसी से जुड़े अपराधों में आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश उदय उमेश ललित यानी यूयू ललित ने 49वें सीजेआई के रूप में शपथ ली है। भारत के राष्ट्रपति सीजेआई को पद की शपथ दिलाते हैं। सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंपरा के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को उत्तराधिकारी के रूप में अनुशंसित किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A निर्वाचित प्रतिनिधियों को माल की आपूर्ति या किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए सरकार के साथ कोई भी अनुबंध करने से रोकती है। मालविनास मामले में भारत ने अर्जेंटीना का समर्थन किया। मालविनास द्वीप समूह जो कि फॉकलैंड द्वीप का हिस्सा है, ये अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवाद का विषय रहा है। अर्जेंटीना वर्ष 1820 से इस द्वीप पर अपना दावा कर रहा है। हालांकि ब्रिटेन का दावा है कि ये द्वीप ब्रिटिश विदेशी राज्य क्षेत्र है। उसने सदियों से इस द्वीप के प्रशासन को संभाला है। पोर्ट क्लैंग। दक्षिण पूर्व एशिया में तैनात आईएनएस सुमेधा ने हाल ही में मलेशिया के पोर्ट क्लैंग का दौरा किया है। पोर्ट क्लैंग मलेशिया का एक शहर और समुद्र के माध्यम से देश में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। औपनिवेशिक काल के दौरान इस पोर्ट को पोर्ट स्वेटनहैम के रूप में जाना जाता था। हालांकि वर्ष 1972 में इसका नाम बदलकर पोर्ट क्लैंग कर दिया गया था। ये मलेशिया का सबसे बड़ा पत्तन है। और अगली खबर है भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी बीबीपीएस से। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भारत बिल भुगतान प्रणाली पर सक्षम भुगतानों के लिए ऐप्स द्वारा बिल भुगतान शुल्क वसूल करने को बंद करने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली की संकल्पना वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में की है। ये लेन देनों की निश्चितता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ पूरे भारत में सभी आवर्ती बिलों के भुगतान के लिए एक सुविधा है। प्रथम बीबीपीएस को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। वर्ष 2017 में इसका पूर्ण रूप से संचालन आरंभ हो गया था। इसे एनपीसीआई संचालित करता है। एनपीसीआई भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्रक संगठन है। फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। शोधकर्ताओं ने भ्रूण से केंद्रक को हटाए बिना फल मक्खी के नाभिकीय मैट्रिक्स का अध्ययन करने का एक तरीका विकसित किया है। नाभिकीय मैट्रिक्स एक मचान यानी स्कैफोल्डिंग की तरह होता है। इसके द्वारा निर्मित संरचना में जीनोम निहित होता है। फल मक्खियों की आनुवांशिक संरचना बहुत ही सरल है। ये संरचना उन्हें आनुवांशिक अनुसंधान के लिए आदर्श बनाती है। उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट फल मक्खियों का अध्ययन करना उपयोगी है।
और इसका कारण ये है कि उनकी तीव्र प्रजनन दर वैज्ञानिकों को कुछ उत्परिवर्तनों के फायदे और नुकसान का निरीक्षण करने में सहायता प्रदान करती है। अगला टॉपिक है डुगोंग यानी समुद्री गाय। डुगोंग को चीन में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। डुगोंग साइरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। ये एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। ये भारतीय और पश्चिमी प्रशांत महासागरों के उथले जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वे मुख्य रूप से समुद्री घास पर जीवित रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जलपरियों की प्राचीन कहानियों को प्रेरित किया है। इनके भौगोलिक वितरण पर एक नजर डालें तो भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सहित 37 उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डुगोंग को जो प्रमुख खतरा है वो है औद्योगिक प्रदूषण से, तटीय विकास से और असुरक्षित मत्स्यन से। IUCN में इसकी स्थिति वल्नरेबल की है। प्रोटीन। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इंडिया डायबिटीज ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके और प्रोटीन का सेवन बढ़ाकर मधुमेह रोग के होने की संभावना को विपरीत या धीमा किया जा सकता है। प्रोटीन बड़े और जटिल अणु होते हैं। ये सैकड़ों हजारों अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ये लंबी श्रृंखलाओं में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल की संख्या 20 से ज्यादा है, जो जीन अनुक्रम के आधार पर प्रोटीन निर्माण के लिए संयोजन करते हैं। ये एक अति आवश्यक वृहद पोषक तत्व है। ये शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और विनियमन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मांसपेशी, हड्डी, त्वचा, बाल आदि। एक्सोप्लैनेट। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST ने गैस के एक विशालकाय एक्सोप्लैनेट वास्प 39b के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के संकेत दर्ज किए हैं। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह होते हैं जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ग्रह सौर मंडल के बाहर होते हैं। ये उन तारों के चमकदार प्रकाश में अदृश्य हो जाते हैं जिनकी ये परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष रूप से टेलीस्कोप से देखना मुश्किल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से युक्त लगभग सभी सौर मंडल ग्रहों के वातावरण में पाई जाती है। एक एक्सोप्लैनेट के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस ग्रह की संरचना और निर्माण के बारे में जानने में मदद कर सकती है। बेटेल्गेयूज। बेटेल्गेयूज ओरायन तारामंडल का एक चमकदार लाल विशालकाय तारा है। रेड जायंट तारकीय विकास के अंतिम चरण में एक मरता हुआ तारा है। वर्ष 2019 के अंत में बेटेल्गेयूज तारा पहले से कहीं ज्यादा चमकहीन हो गया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि वर्ष 2019 में बेटेल्गेयूज को एक विशाल सरफेस मास इजेक्शन से गुजरना पड़ा था। इस प्रक्रिया के दौरान इसने अन्य तारों की तुलना में 400 बिलियन गुना अधिक द्रव्यमान को निष्कासित किया था। एक सरफेस मास इजेक्शन तब होता है जब कोई तारा बड़ी मात्रा में प्लाज्मा और चुंबकीय प्रवाह को आसपास के अंतरिक्ष में निष्कासित कर देता है। हालांकि इस सरफेस मास इजेक्शन के पीछे का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पेन प्लस स्ट्रेटेजी। अफ्रीका ने टाइप 1 मधुमेह, रूमेटिक या आमवाती हृदय रोग और सिकल सेल रोग जैसे गंभीर गैर संचारी रोगों के निदान के लिए पेन प्लस स्ट्रेटेजी अपनाई है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2010 में पैकेज ऑफ एसेंशियल NCD इंटरवेंशंस यानी पेन को अपनाया था। पेन प्राथमिक देखभाल स्तर पर सेवाओं के विकेंद्रीकरण का समर्थन करने पर केंद्रित है। पेन प्लस प्राथमिक स्तर के अस्पतालों में एक एकीकृत बाह्य रोगी सेवा के माध्यम से गंभीर NCD को संबोधित करने के दृष्टिकोण पर आधारित है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रही नदियों के बारे में। साबरमती नदी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के पास साबरमती नदी पर अटल सेतु का उद्घाटन किया है। साबरमती नदी पश्चिमी भारत में मॉनसून पर निर्भर नदी है। ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सेई, वाकल, हरनव, हाथमती और वात्रक। इसके किनारे पर प्रमुख शहर हैं गांधीनगर और अहमदाबाद। अगली महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। प्रधानमंत्री ने भुज मांडवी नर्मदा शाखा नहर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से शुष्क कच्छ क्षेत्र में जल की आपूर्ति करना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से निकलती है। ये पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये अरब सागर में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा नदी के बेसिन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तट की सहायक नदियां हैं
बुहरनेर, बंजार, दूधी और कुंडी। और दाएं तट की सहायक नदियां हैं हिरन, कोलार, उरी, हथनी आदि। और इसके बेसिन में स्थित प्रमुख शहर हैं जबलपुर, खंडवा और भरूच। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।